हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है और इनके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे के स्तर को ऊपर उठाते हैं। मींस इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जैसे हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम जान रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी का जो आईक्यू है वो हाई लेवल का है, मतलब कोई गिफ्टेड है, कोई प्रतिभाशाली है, और कोई बहुत ज्यादा लोअर है, मतलब किसी का 70 है या 70 से कम है। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग आईक्यू लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, तो टीचर क्या करता है, उन बच्चों का एक समूह बना देता है। ठीक है, अलग अलग आईक्यू लेवल वाले बच्चों का टीचर क्या कह देता है, समूह बना देता है। तो यानी यहाँ हम कह रहे हैं कि एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे के स्तर को ऊपर उठाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होगा। जैसे एक बच्चा, एक ग्रुप बनाया गया है, एक ग्रुप में आपने देखा एक हाई आईक्यू वाला बच्चा है और एक लोअर आईक्यू वाला बच्चा है, कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं और कुछ 70 से कम वाले बच्चे हैं। ठीक, लेकिन जब वो सब साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में कोऑपरेट का मतलब है उनको एक क्या दिया गया है, रिडल्स दी गई है। रिडल्स का मतलब कोई पहेली दी गई है या फिर कोई पजल दिया गया है और उस पे उन्हें एक ग्रुप में उस पहेली को सुलझाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट का मतलब है एक दूसरे की मदद करेंगे। मालूम पड़ा अगर इस बच्चे को, जो लोअर आईक्यू का बच्चा है, अगर उसको नहीं भी आ रहा है तो उसके जो साथी हैं, वो जो समूह में डिस्कशन करेंगे, वो उस बच्चे को भी सुनाई दे रहा है ना। तो यानी हम कह सकते हैं ये होमोजीनियस नहीं, ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट का मतलब है अलग अलग आईक्यू के बच्चे जिसमें कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, यानी सहकारी अधिगम कहलाता है, सहकारिता दर्शाते हैं। ठीक, क्योंकि एक दूसरे के स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लो आईक्यू का बच्चा है उसके पास कोई टैलेंट नहीं होगा, तो ये बच्चा इसको कुछ सिखा रहा है, ये बच्चा इसको कुछ सिखा रहा है, अपने अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, बांट रहे हैं और एक दूसरे के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। ये सहकारी अधिगम है। इसमें क्या होगा, अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें टीचर की भूमिका होती है, यानी टीचर का रोल आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग है। यानी इसमें क्या होगा, बच्चे टीचर के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, अपने समूह के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। इसमें क्या होता है, बच्चों का इवैल्यूएशन होता है। बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटीज जब बच्चे करते हैं तो क्या होता है, उसमें उन्हें टास्क दिए जाते हैं जिनको बच्चों को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है तो बच्चों को रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है, जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरी जगह अगर हम देखें तो ये होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम के मतलब ये होता है कि जब सभी मिलकर एक प्रोजेक्ट या टास्क के ऊपर काम करें। इसमें इस वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप होता है हमारा हेट्रोजीनियस, यानी इसमें अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं और एक साथ एक दूसरे के स्तर को उठाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सब होंगे तो मतलब प्रतिभाशाली, सबका आईक्यू लेवल समान लेवल का होगा। ठीक है, सबका लेवल समान लेवल का होगा, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स यानी स्ट्रीम्स अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, यानी एक जैसे आईक्यू वाले बच्चों को कोई कंपटीशन में जाना होगा। मालूम, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक साइंस का है, एक कॉमर्स का है और एक आर्ट्स का है। टीचर ने उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और कहा है आप लोगों को एक कॉम्पिटिशन देना है। तो जब वो उस कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो जो आर्ट्स के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे वो आर्ट्स वाला बता देगा, कॉमर्स के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तो कॉमर्स वाला बता देगा, और साइंस के पुट किए जाएंगे तो साइंस का बता देगा, क्योंकि तीनों ही अपनी फील्ड में मास्टर किए हुए हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में मिलजुल कर। ठीक है, स्तर यहाँ पे भी बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इन दोनों में बहुत कॉमन सा माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है, वरना आप कहीं कहीं पर सर्च करेंगे तो आपको दोनों साथ में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो माइनर सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, वो उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, कह रहे हैं सभी व्यक्तिगत प्रगति करते हैं। भाई सभी अपनी अपनी बता रहे हैं। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रगति हो रही है और नॉलेज को एक्वायर किया जा रहा है अपने अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और
कह रहे हैं इसमें टीचर की भूमिका बहुत कम होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें टीचर का रोल नहीं होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें भी टीचर फैसिलिटेटर का ही काम करता है, लेकिन इसमें ज्यादा भूमिका होती है। इसमें टीचर सिर्फ इन्वायरमेंट बनाने का काम करेगा और बाकी सारा काम बच्चे खुद करेंगे, आपस में ग्रुप बना के कोलैबोरेट करेंगे। इसमें क्या स्टूडेंट डन सेल्फ इवैल्यूएशन, वो खुद से मतलब स्व मूल्यांकन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एग्जांपल देखिए कि होमवर्क में मदद करना। मालूम पड़ा एक बच्चे को मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है और क्लास का एक बच्चे को मतलब क्लास का एक बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, तो जिस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं है या जिस बच्चे का होमवर्क हो नहीं पा रहा है, उसको कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, तो वो मैथ्स के स्टूडेंट के पास जाएगा जिसकी मैथ्स सबसे अच्छी है, और वो जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास नहीं जाएगा क्योंकि पता नहीं टीचर कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या बताएंगे, तो वो उस बंदे के पास यानी उस इंसान के पास, उस क्लासमेट के पास जाएगा जिसकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो क्या होगा, कोलैब करेगा। कोलैब तो करेगा ही साथ में जो बच्चा मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, अपनी स्ट्रीम में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो जब उस बच्चे को बताएगा जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सोचिए उस बच्चे की नॉलेज और बढ़ जाएगी। और प्लस ये जिस बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ है, यानी वो तो उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का बच्चा होगा, मतलब उससे थोड़े से नीचे आईक्यू का लेवल का बच्चा होगा, तो क्या होगा, इस बच्चे की भी नॉलेज धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आपस में कोलैबोरेट करें, क्या पता हो सकता है इस बच्चे की नॉलेज अदर सब्जेक्ट में अच्छी हो, तो ये मैथ वाला बच्चा उससे उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन कर सकता है ना। तो आपस में कोलैब करेंगे, तुम हमें बता दो, हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग है। जरूरी नहीं है हमें मैथ्स पसंद है तो आपको भी मैथ्स पसंद हो, तो हो सकता है ये बच्चा किसी अदर फील्ड में अच्छा कर लेता हो, है ना, कोई और सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता हो, उसकी जीके जीएस अच्छी हो या इसकी हिस्ट्री अच्छी हो, है ना, तो वो चीजें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे कोलैब करेंगे और यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग है उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, उसके लाभ क्या होते हैं। देन उसके बाद हम समझेंगे जो हमारा सहयोगी अधिगम था उसके प्रकार क्या थे, उसकी सीमाएं क्या थी, उसके लाभ क्या थे, उसके महत्व क्या थे। तो आइए हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। यानी जब छात्र आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, टीचर्स के साथ भी और अपने पीयर ग्रुप के साथ भी सहयोग करेंगे, तो वो हमारा कोऑपरेटिव यानी सहकारी जो अधिगम है वो कहलाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम उसके प्रकारों को समझें, तो सबसे पहले उसके प्रकार आते हैं औपचारिक सहकारी अधिगम। तो औपचारिक सहकारी अधिगम क्या है, देखिए कह रहे हैं अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सप्ताह भर एक कालांश में मिलकर कार्य करते हैं। देखिए पूरे किसी प्रोजेक्ट पे उन्हें काम दे दिया गया, किसी समूह में किसी बच्चों को एक प्रोजेक्ट पे मतलब एक टॉपिक दे दिया गया, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए यानी दत्त कार्य करने के लिए उन्हें दे दिया गया। तो बच्चे क्या करेंगे, डेली का डेली जब वो स्कूल आएंगे यानी विद्यालय आएंगे तो क्या करेंगे, पूरे सप्ताह भर 7 दिन क्या करेंगे, एक पीरियड निश्चित कर दिया गया कि इसमें आप लोगों को ग्रुप वर्क में काम करना है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें प्रोजेक्ट के लिए आपको एक पीरियड या एक सप्ताह में टीचर क्या करेगा, आपको टाइम देगा जिससे कि आप अपना औपचारिक सहकारी अधिगम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि छात्रों के मध्य अधिगम का निरीक्षण, यानी जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, छात्रों के मध्य क्या करेंगे, उद्देश्य प्राप्ति के लिए उनका सहयोग करेंगे। टीचर क्या करेगा कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत क्या करेगा, उनको कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो शिक्षक क्या करेगा, उद्देश्यों की प्राप्ति में जो छात्र हैं उनकी सहायता करेगा। अंत्यक्रिया पर विशेष ध्यान, यानी टीचर देखेंगे कि जो है, क्योंकि हम इसमें देख रहे थे कि टीचर की जो भूमिका है, मतलब जो हमारा शिक्षक है उसकी भूमिका लगभग है, हालांकि इन्वॉल्वमेंट बनाने में भी है, और यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को सहयोग भी करते हैं। तो यानी यहां हम देख रहे हैं अंतःक्रिया पर विशेष ध्यान, यानी वो देखते हैं कि बच्चे सीख भी पा रहे हैं कि नहीं, जिन बच्चों को समूह में रखा गया है वो कितना सीख पाए, आपस में मिलजुल के उन्होंने अपने विचारों को कितना आदान प्रदान किया, या उस टॉपिक पे वो कितना काम कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है केवल ग्रुप बना ही दिया गया है, काम हुआ ही नहीं है कुछ भी। तो इस बात का ध्यान एक शिक्षक रखता है, आंकड़े इकट्ठे करता रहता है कि किस ग्रुप ने कितना काम कर लिया है या उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, क्योंकि बीच में जो टोका नहीं जाता है, बच्चे अपना क्या करना है, ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है, शिक्षक केवल उनको देख रहा है, बैठ के उनका निरीक्षण कर रहा है दूर से, और जहां पे उन्हें जरूरत महसूस होती है उनको हेल्प कर रहा है, लेकिन उन्हें फीडबैक देने के लिए वो आंकड़ों को इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें
तो अनुदेशन पूर्ण निर्देशों का निर्माण, इसमें क्या होता है कि वो कुछ ऐसे शैक्षिक और सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो आप ये समझिए कि अगर प्रोजेक्ट दिया गया है तो अगर वो शैक्षिक, चलिए एक हमारा आधार हो गया, लेकिन वो समाज के पक्ष में हित में होना चाहिए, यानी बच्चे को हम कुछ ऐसा सिखाएं, ऐसा कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए जो कि समाज के हित में हो। इसीलिए जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या जो काम दिए जाते हैं वो राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के लिए या सामाजिक सामाजिक जो भावना है, समाज की जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए उन्हें दिए जाते हैं। तो जो हमारा शिक्षक है वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो हमने जो प्रोजेक्ट दिया है बच्चों को वो समाज के हित में है, यानी जो लक्ष्य हैं, यानी शैक्षिक जो लक्ष्य हैं, क्या बच्चों को आ पा रहा है और जो बच्चे हैं वो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, या जो हमारे उद्देश्य हैं प्रोजेक्ट के वो शैक्षिक और सामाजिक दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं कि नहीं, मतलब वो जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो दोनों ही लक्ष्यों को पूरा करता है कि नहीं करता। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसी में कि समूह में छात्रों की भूमिका तय करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो एक टीचर जो है वो अनुदेशन निर्देशों के माध्यम से क्या करेगा, बच्चों के समूह में कौन सा बच्चा ग्रुप का लीडर तो नहीं कह सकते क्योंकि लीडर आप नहीं बनाएंगे एक शिक्षक होने के नाते, लेकिन हाँ कौन सा बच्चा क्या काम करेगा, जैसे तुम फाइल पे कवर चढ़ा लेना, या तुम अलग कुछ एक्टिविटी कर लेना, तुम ये वाली पत्तियों को कलेक्ट कर लेना, तुम फ्लावर्स को कलेक्ट कर लेना। तो ये सारा क्या है वो पहले से ही डिवाइड कर देता है जिससे कि लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। वरना ग्रुप में वर्क करवाना अच्छा, मतलब कह सकते हैं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो समूह में छात्रों की क्या भूमिका है, कौन क्या करेगा, तो ये भी एक शिक्षक तय करता है और निर्देश भी देता है जिससे कि बच्चे उसे मानते हैं। अब देखिए कहने सुविधा युक्त कक्षा, यानी टीचर देखेगा कि इन्वायरमेंट परफेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बच्चे को, है ना। अब आप शोर शराबा आ रहा है, फिर वो ऐसी जगह कक्षा बना के रखिए जिससे कि बाहर से शोर शराबा आ रहा है या उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पंखों की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है टीचर इस बात का ध्यान रखता है कि उन्हें सुविधा अनुसार सुविधा युक्त कक्षाएं मिल सके। उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सामग्री, अगर बच्चों को कोई फाइनेंशियली अच्छा नहीं है या उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए सहायक जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध करवा दे। ठीक है, देन अगला हम देखते हैं कि छात्रों के अधिगम का आकलन एवं पृष्ठपोषण, यानी उन्हें असेस करना और उन्हें फीडबैक देना एक शिक्षक का काम है इसके अंतर्गत, यानी वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चेंजेस बच्चे में आ रहे हैं वो देखना है। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने, यानी केवल ये नहीं देखना कि बच्चे के कितने नंबर आए हैं, वो कितना सीख चुका है उस प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी मतलब यहाँ पे ना हम बच्चे को सोशली होना सिखा रहे हैं, क्योंकि एक विद्यालय है वो एक समाज का छोटा रूप है, तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि बात कैसे करते हैं सलीके से, है ना, हम ग्रुप में कैसे रहते हैं, कैसे जीवन काटते हैं या जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, तो ये सब चीजें हम सिखा रहे हैं। तो केवल वो मात्रात्मक रूप से नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि केवल वो गुणात्मक रूप से हो, शैक्षिक जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति ना कर पाए, मात्रात्मक उसका जो असेसमेंट है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट का मतलब है कि एज यूजुअल उसको आ जाना चाहिए, यानी वो नंबर्स में भी अच्छा गेन करे, और गुणात्मक यानी उसकी जो सामाजिक जो मानसिक जो सोच है समाज के प्रति क्या व्यवहार उसका अपने ग्रुप में बेहतर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है जो हमारे छात्रों के अधिगम का आकलन जो है उसमें जो है विचार विमर्श क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जो टीचर्स हैं वो बीच बीच में क्या करेंगे, खुद का कुछ देंगे, खुद के कुछ निर्देश देंगे, खुद के कुछ अपने व्यूज देंगे जिससे कि बच्चे क्या होंगे, अभिप्रेरित हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाता है सफलता की खुशी मनाने के लिए प्रेरित करना, यानी वो छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, हम लाइफ में भी होता है कि अगर हम किसी कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है हम उसको चीयर अप करते हैं ना, तो टीचर ना ये चीज ना बचपन से ही आती। कुछ लोग बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद भी जो है वो कुछ मतलब जैसे नहीं कोई खुशी नहीं मनाते, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ ना थोड़ी सी कहते हैं ना हीनता की भावना बच्चे में आ जाती है। तो इस वजह से एक टीचर को क्या करना चाहिए, मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है कि एक टीचर क्या करे, बच्चे को मोटिवेट करे, है ना। एक टीचर के अंदर ये एनर्जी होनी चाहिए, या बोलने का जो लहजा है या जो तरीका है वैसा होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट हो सके, अभिप्रेरित हो सके। तो यानी हम कह सकते हैं सफलता की खुशी, यानी छोटे छोटे जो अचीवमेंट मतलब उन्हें मिल रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उसकी खुशी भी मना पाए।
इस बात के लिए मोटिवेट करना है। तो ये हमारा क्या था, औपचारिक सहकारी अधिगम था। देन इसका हम दूसरा ही प्रकार देखें जो कि सहकारी अधिगम का दूसरा प्रकार है, अनौपचारिक सहकारी अधिगम। इसमें क्या होगा, छोटे समूहों में कुछ मिनट या कालांशों में एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति। देखिए इसमें क्या था, एक सप्ताह तक चल रहा था, एक सप्ताह था, हमें एक पीरियड में लगातार हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, कुछ मिनट्स के लिए या पीरियड क्या 35 मिनट का पीरियड है, उसमें हम काम करेंगे। इसमें एक सप्ताह तक 7 दिनों तक हमें एक पीरियड में काम करना है, इसमें केवल 35 मिनट में काम करेंगे। या कुछ मिनट्स के लिए क्या होता है, हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया और वहीं पे क्लास में ही क्या कर दिया, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। जैसे हमें क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है किसी पे, कोई एक टॉपिक दे दिया है आपको, कोई छोटी सी क्लिप दिखा दी गई, टीचर ने कहा चलो मिलके इस पे क्या करो, अपने अपने ग्रुप्स डिवाइड कर लो और इस पे आपको क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है अभी 35 मिनट में। तो बच्चे क्या करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, अपने बच्चे आपस में कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि पाठ समापन केंद्रित विचार विमर्श, यानी जब पाठ की समाप्ति होगी, पाठ का बिल्कुल अंतिम छोर आ जाएगा, तो टीचर क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, बच्चों से पूछेगा और बच्चों से भी उनके विचार लेगा कि क्या आपको कुछ समझ आया है, कहाँ गलती रह गई, कहाँ अच्छा रहा, पूरा फीडबैक बाकायदा देगा। उसके बाद उद्देश्य केंद्रित विचार विमर्श की क्या उद्देश्य है, मतलब हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों सिखाया जा रहा है, तो ये विचार विमर्श भी बच्चों के साथ होना जरूरी है। या बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है या वो कह सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हमें भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ये चीजें जब बच्चे को पता होंगी तो वो चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद मध्यवर्ती विचार विमर्श, मध्यवर्ती विचार विमर्श में ये होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशन का टाइम देता है। जैसे कि टीचर ने एक फिल्म दिखा दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टाइम दे दिया, मतलब टाइम दिया और कहा कि तुम लोग चाहो तो आपस में डिस्कस कर सकते हो इस फिल्म के रिव्यू के लिए, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने 15 या 5 मिनट का टाइम दे दिया और बच्चों ने आपस में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देन रिपोर्ट तैयार की। तो क्या हुआ, मध्यवर्ती, यानी बीच में कुछ समय देना, कुछ क्षण देना, जिससे कि बच्चे आपस में क्या कर सकें, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें। तो ये मध्यवर्ती विचार विमर्श था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इधर देखते हैं कि इसके लाभ क्या है, यानी जो हम सहकारी अधिगम पढ़ रहे हैं उसके लाभ क्या है, तो उसको देखते हैं। देखिए गला काट जो प्रतियोगिता है उससे दूर होता है और सीखने की उत्तम परिस्थिति उत्पन्न करता है, बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग क्लासेस में देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे में मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, मतलब कुछ बच्चे ही, सारे बच्चे नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो बहुत ज्यादा गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको लगता है यार मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, तो वहां पे गला काट प्रतियोगिता चली होती है, बस एक होड़ मची होती है कि मुझे प्राइज चाहिए। लेकिन जो सहकारी अधिगम है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है वो सीखने की परिस्थितियां बनाता है ना, जिससे कि बच्चे को अच्छा आ सके। ओके, देन उसके बाद दूसरा हम देखें तो परंपरागत अधिगम की तुलना में मात्रात्मक गुणात्मक रूप से बेहतर है। अब परंपरागत कक्षाएं क्या होती हैं, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं बहुत सारे बच्चे और उनको हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको पढ़ा रहे हैं उससे बेटर है। और वहां पे जो परंपरागत हमारी कक्षाएं हैं, परंपरागत कक्षाएं उन्हें कह रहे हैं जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक, उसमें हर बच्चे पे हम प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, और जो हाई आईक्यू वाला बच्चा है वो तो सीख लेगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित हो या ना हो। लेकिन जो बच्चा बहुत कम आईक्यू का है, जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे बच्चे के लिए ये वाला अधिगम बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा साथ में कोऑपरेट करेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही, कहते नहीं जैसी संगत वैसी रंगत। तो बच्चा जब अच्छे बच्चों के साथ रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छा करेगा अपनी फील्ड में। इसीलिए जो वाइगोत्स्की हैं वो भी कहते थे कि हेट्रोजीनियस क्लासेस बनानी चाहिए, होमोजीनियस नहीं कि आपने सब एक ही आईक्यू वाले बच्चों को एक क्लास में बैठा दिया, सारे कम जो जिनका आईक्यू कम है उनको एक क्लास में बैठा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हेट्रोजीनियस क्लास बनानी है जिसमें कि अलग अलग आईक्यू लेवल वाले बच्चे हों, क्योंकि अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे होंगे तो उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, है ना, अलग अलग अनुभव होंगे, उनके पास अलग अलग चीजें होंगी एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए, वरना सबके अंदर ईगो ही होगी, कोई किसी से बात नहीं करेगा कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, है ना, तो वो वाली चीजें हैं। अब देखिए कह रहे हैं समूह की सार्थकता अधिक होती है, यानी इसमें समूह में बच्चे कार्य करेंगे तो बच्चे सक्रिय रहेंगे, और जहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चे का, वहां पे वो समूह या वो अधिगम या वो टीचिंग की जो प्रोसेस यानी होता है, हमारा जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है या अधिगम की प्रक्रिया होती है वो बेहतर होती है जहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो सुदृढ़ मानव समाज की स्थापना में सहायक। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो हमारा विद्यालय होता है यानी जो स्कूल होते हैं वो एक छोटी सोसाइटी है, ठीक है, मतलब एक समाज का छोटा सा रूप है। तो वहां पे बच्चा व्यवहार करना सीख रहा है। जब वहां पे अच्छा व्यवहार करना सीखेगा तो जब वो सोसाइटी में आएगा, रियल वाली सोसाइटी में आएगा, तब उसको समझ में आएगा, लोगों से इंटरेक्शन होगा उसका, तब उसे समझ में आएगा। क्योंकि वहां पे जब उसने अच्छा व्यवहार किया तो वो बाहर की सोसाइटी में भी अच्छा व्यवहार करेगा और देश के निर्माण में सहयोग करेगा। इसीलिए सुदृढ़ मानव समाज की स्थापना में सहयोग करता है। ये कोऑपरेट वहां करेगा तो कोऑपरेट वो अपनी सोसाइटी में भी करना समझ जाएगा। अब कह रहे हैं समूह में कार्य करना। देखिए समूह में जब बच्चे कार्य करते हैं या थोड़ा सी बातचीत भी होती रहती है हालांकि, लेकिन जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो उनके अंदर एक स्फूर्ति होती है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है बच्चा, देख कर रहा होता है कि मेरा, या फिर हम कहते हैं कि एक बात हम ये भी समझ सकते हैं कि वो सामने वाले को करते देखता है तो उसे लगता है यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो वो वाली फीलिंग भी आती है। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा देखते हैं कि यार ये कर पा रहा मैं नहीं कर पा रहा, तो वो हीनता की भावना भी आ जाती है। लेकिन कुछ ज्यादातर पॉजिटिव में जाता है, क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना, वो चीज होती है। तो यानी समूह में जब कार्य करेंगे तो उनके अंदर एक स्फूर्ति रहेगी और वो मोटिवेट भी रहेंगे करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सीमाओं की बात करें तो अगर इसमें शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित नहीं होगा, प्रशिक्षण लिए हुए नहीं है और आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और आप पढ़ाने चल दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला कोऑपरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अधिगम जो है वो बेस्ट तरीके से, बेस्ट उनकी जो लर्निंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अनुभवी भी होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी हम लोगों को जो माइक्रो टीचिंग है, ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, या हम लोग सेकेंड ईयर में होते हैं, लास्ट ईयर में होते हैं, तब भी हम लोगों को मतलब जो स्कूल्स होते हैं उसमें हमारी टीचिंग लगाई जाती है, जिससे कि हम बच्चों के माइंड को समझ पाए, या बच्चे किस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं, या उनको कैसे रिप्लाई देना है, या उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना है, हमको वो चीज समझ में आ पाए। तो यानी एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। या आप किसी कॉलेज, स्कूल, विद्यालय कहीं पे भी मतलब पढ़ाने जाते हैं वॉट तो ये आप देखते होंगे कि वहां कहते हैं कि क्या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपका जागरूक होना भी जरूरी है। अगर आप सो रहे हैं क्लास में खड़े होकर, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। आप कुछ एक्टिव हैं क्योंकि आपके पास न्यू थॉट्स नहीं होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट, आपको पता ही नहीं होगा कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लेसन्स हैं, क्या कैसे वर्क करती है चीजें, आपको पता ही नहीं होगा। तो एक शिक्षक का प्रशिक्षित, अनुभवी और जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें समूह आत्मनिर्भरता, उसमें सकारात्मकता नहीं होती। देखिए कोई कोई बच्चा होता है, अब कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में बुरा है, तो ये बात ना हीनता में बदल जाती है कि यार ये अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और मैं अपनी फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा, है ना। तो इसमें समूह में आत्मनिर्भरता की जो है वो सकारात्मकता ना रहकर जो हमारी नेगेटिविटी है वो आ जाती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे समूह जो है वो बनाना आसान है, हम समूह को डिवाइड तो कर सकते हैं, पर बच्चों को कोऑपरेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आए हुए हैं, कोई अमीर घर का है, कोई गरीब घर का है, कोई अदर कास्ट से है, उसके अदर मतलब अलग नियम चलते हैं, है ना, मतलब अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग थिंकिंग होगी। तो उस हिसाब से जब वो समूह में कार्य करते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है कोऑपरेट करने में। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी है क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग उनका कल्चर है। तो जब सिविलाइजेशन अलग अलग है, जो हमारी कल्चर अलग अलग है, तो बच्चे अपना आपस में आदान प्रदान करेंगे तो वो पॉजिटिव भी है और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, क्योंकि बच्चे को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिक तथा प्रतियोगी भाव रहता है और अधिगम में, जो कि बाधा डालता है। अब देखिए इसमें आप जो चक दे इंडिया है, प्रमोशन नहीं है, बट आप लिटरली आप देखिए उसमें कि दो लड़कियां होती हैं, वो आपस में झगड़ती रहती हैं, वो लास्ट में उसको बॉल दे देती है, तो अलग बात है, जिसने देखी है वो समझ रहा होगा ये चीज कि जो दो लोग होती हैं वो हमेशा लड़ती रहती हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि प्रतियोगिता की भावना है, जिससे कि हमारा जो अचीवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं नहीं यार मैं अच्छा करूंगा, लोग कहते हैं नहीं यार मुझे आगे करना है, साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाते बच्चे, तो वो चीजें क्या होती है, बाधा डाल देती हैं अचीवमेंट आने में। आपसी समझ बनाना कठिन हो जाता है, बच्चा एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएगा। कोई बहुत हाई क्लास का है, किसी का लेवल मतलब कोई प्रतिभाशाली बालक है, और वो बच्चे, छोटे वाले बच्चे जो सबसे मतलब जिसका आईक्यू बहुत कम है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कक्षा में क्या बताने की कोशिश की जा रही है या प्रोजेक्ट पे। कुछ बच्चे
बच्चे पीछे ही रह जाते हैं प्रोजेक्ट के साथ में। जैसे प्रोजेक्ट जो मिला तो उसमें प्रतिभाशाली जो बालक थे उन्होंने फटाफट से कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो कम आईक्यू के बच्चे थे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, या वो उस दिन विद्यालय ही नहीं है, उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उसमें, खाली नाम ही लिखा रह गया। तो ये सारी चीजें काहे में आती है, हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग में आती हैं। आई होप आपको अभी तक इतना समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के टाइप और उसके बारे में। जैसे कि जो हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जान ही चुके हैं, तो ऐसे ही अब हम कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में भी कुछ और चीजें जान लेते हैं। वैसे जो हमारा कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें मैं कुछ ही चीजों को समझा दे रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव को अपने आप से मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि कभी भी मुझे नहीं लगता एग्जाम में दोनों साथ में आए हों। हो सकता है डिफरेंस पूछ लिए जाए, बहुत ज्यादा आपका बैड लक हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है कि दोनों साथ में पूछे जाए। तो पूछे जाए तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हम बात कर ही चुके हैं कि इसमें क्या होगा, एक ही मानसिकता वाले यानी एक ही स्तर की मानसिकता वाले बच्चों को लिया जाएगा और उन बच्चों को साथ में लेके किसी प्रोजेक्ट पे या किसी टास्क पे काम करवाया जाएगा, जिससे कि वो बेहतर कर सके उस प्रोजेक्ट के प्रति या फिर टास्क के प्रति, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया था, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रीम में सब बेहतर हैं और एक कॉम्पिटिशन के लिए लड़ रहे हैं, तो सभी अपना बेस्ट देंगे ना, है ना। तो इस तरीके से अब देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं। थिंक, पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर का मतलब है, सबसे पहले एक टीचर होता है, टीचर ने जब टॉपिक दे दिया बच्चे को, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों को टॉपिक देके उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, आपस में ग्रुप को डिस्कशन किया, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि कोई बच्चा बेहतर कुछ जानता हो, तो बाहर आके उसने क्या किया, औरों को एक बताया, चीजों को बताया, जिससे कि बच्चों को और अधिक डिटेल में चीजें समझ में आई। यानी पहले टीचर ने एक टॉपिक दिया, बच्चों ने सोचा यानी थिंक किया, पेयर में डिवाइड हो गए थे और आपस में सब कुछ शेयर किया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो एक बच्चा निकल के आता है और सब कुछ मतलब क्लैरिफाई करता है यानी बता देता है। तो यानी थिंक, पेयर एंड शेयर, आपस में क्या करता है, सोचता है, समूह बनाता है और आपस में चर्चाएं करता है, बांटता है चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा पहला इसका टाइप हो गया कि सोचना, समूह में बांटना और हमारा चर्चाएं करना या विचार विमर्श करना, ठीक है, जो कि हमारा इसका प्रकार है कोलैबोरेटिव समूह का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इनफॉर्मल कोलैबोरेशन लर्निंग, इसमें क्या होता है, अनौपचारिक बोल सकते हैं, अनौपचारिक सहयोगी शिक्षण या फिर हम कह सकते हैं अधिगम, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जो टीचर होंगे वो समूह में बच्चों को विभाजित कर देते हैं और असाइनमेंट दे देते हैं। अब असाइनमेंट इसलिए देते हैं बच्चों को काम करने के लिए कि बच्चे ग्रुप में भी सीखेंगे और अपना अपना असाइनमेंट बना के लेके आएंगे, क्योंकि जब टीचर एक्सप्लेन करेगा तो बच्चे ऑलरेडी अपना असाइनमेंट बना के लेके आए होंगे और उनमें जो गलतियां रह गई होंगी वो टीचर अपने व्याख्यान से उनमें सुधार कर देंगे, जिससे बच्चों को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता होगी और जब टीचर एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चा ऑलरेडी उन चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो औपचारिक सहयोगी अधिगम की, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उस पे जो बच्चे हैं वो सप्ताह में और मंथ में, मतलब किसी पूरे सप्ताह भर एक प्रोजेक्ट पे काम किया, या हम कह सकते हैं किसी महीने भर बच्चे ने प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो सारी चीजें औपचारिक कोलैबोरेटिव लर्निंग में आ जाती हैं। इसमें जो है एक साथ अध्ययन करते हैं, जैसे बच्चे को कह दिया गया कि इस प्रोजेक्ट को तुम्हें कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में, तो बच्चे ने आपस में मतलब साथ में रहना शुरू कर दिया। एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से कभी नहीं बोलता था, उसके साथ ग्रुप बना दिया गया, तो उसके साथ उसकी दोस्ती बेहतर हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो कुछ अच्छा सीख पाएगा, उधर वाला भी इधर वाला भी, है ना। तो साथ में कोलैबोरेट करेंगे, सहयोग देंगे एक दूसरे का, उसको कुछ नहीं आ रहा है तो वो बता दे रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा तो वो बता दे रहा है, क्योंकि अपनी अपनी फील्ड का भी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक साथ अध्ययन भी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम बात करें तो कोलैबोरेटिव बेस्ड ग्रुप की, यानी इसमें ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं, ऐसे समूह बनाए जाते हैं जिनकी मानसिकता बेहतर होती है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में अच्छे, मतलब देखा ही ऐसे बच्चों को जाता है जिनकी मानसिकता बेहतर है, जो कि हमारी परियोजनाओं को या हमारे टास्क को, हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छा बता सके या अच्छा मतलब कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कर सके और अपनी अपनी अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। फिर अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ इसमें क्या होता है कि छात्र का जो है वो समूह जो है, जब हम इसमें लाभ पहला वाला ये आता है कि
मतलब शिक्षक से बेहतर ना बच्चा बच्चे को बता सकता है। तो इसीलिए देखिए इस वाले में शिक्षक की वैसे भी भूमिका नहीं थी, शिक्षक केवल इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर रहा था। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या करेंगे, आपस में ही एक दूसरे को बताते हैं, जिससे कि शिक्षक के मतलब छोड़ के, मतलब शिक्षक से बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा अपने ग्रुप में सीख रहा है, बच्चों से सीख रहा है। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने समूह में, साथी समूह के साथ सीखेगा, और उसको जो भी नहीं आएगा, लाभ इसका यही है कि वो शिक्षक से ना सीखकर, क्योंकि शिक्षक से बेहतर एक बच्चा ही एक बच्चे को बता सकता है, तो ये इसका लाभ है। उसके बाद तो बच्चे को अच्छा भी समझ में आएगा। उसके बाद हम देखें समूह में चर्चा, तो विचारों को जो है वो समझने की क्षमता आती है, एक दूसरे के मतों को समझेंगे, है ना, एक दूसरे की ओपिनियन को समझेंगे, सुनने की क्षमता उनकी शार्प होगी, है ना, किसी चीज को ठहराव के साथ सुनना, उनके विचारों को सुनना, तो उनकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा। तो एक दूसरे पे साझा कर पाएंगे, है ना, अलग अलग अपनी चीजों को बांट सकेंगे, थोड़ा समझ सकेंगे एक दूसरे को। तो समूह में चर्चा, जिससे कि उनके सोच में सुधार होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, कोई समस्या दी जाती है, तो इसमें जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें ऐसी समस्या ही दी जाती है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें, मतलब जितने भी सहभागी हैं उसमें सभी को कुछ ना कुछ सुलझाना पड़ता है, तब जाके वो पहली या कोई चीज जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा एक्टिव है, सभी को एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें संचार कौशल विकसित होता है। संचार का मतलब है कम्युनिकेशन जो स्किल हमारी होती है वो बेहतर होती है। जब हम डेली का डेली बातचीत करेंगे ग्रुप में, अपने अपने ओपिनियन देंगे, आप किसी के साथ भी डेली का डेली चर्चा डेली का डेली आप चर्चा करना शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी कि लोगों से बात कैसे करना होता है ना, किस किस तरीके से लोग होते हैं, या लोगों के व्यक्तित्व को समझने का तरीका आपको आ जाएगा। तो यही चीज हो जाती है कि बच्चों में संचार कौशल विकास हो जाता है। उसके बाद हम देखें तो संस्कृतियों में सुधार, देखिए अलग अलग मैं अभी फिर से बता चुकी हूँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बहुत माइनर सा है, जो हमारा कोऑपरेटिव है और कोलैबोरेटिव है। तो यानी इसमें क्या है, संस्कृतियों में सुधार, हर बच्चा अलग अलग समूह से आता है, अलग अलग क्षेत्र से आता है, किसी को मराठी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, तो आपस में क्या है, वो भाषाओं को भी आदान प्रदान कर सकेंगे, उनकी संस्कृति को जान सकेंगे। एक जगह चावल खाया जाता है तो एक जगह रोटी खाई जाती है, एक जगह ढोकला खाया जाता है तो एक जगह डोसा खाया जाता है, तो एक दूसरे की संस्कृति को भी समझने का उन्हें मौका मिलेगा। तो ये थी हमारी, अब आप कहेंगे इसमें सीमाएं क्यों नहीं लिखवाई, तो कोऑपरेटिव वाली सीमाएं भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे आज कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव अधिगम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।